बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। आज जो है हमने डेटाबेस का सेकंड लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हम कुछ जो प्रीवियस लेक्चर में हमने चीज़ें पढ़ी थी उसको रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हम लोग पीछे वाली चीज़ों को भी साथ साथ याद रखें, भूल ना जाएं। तो अब सबसे पहले देखें, हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो था डाटा क्या होता है। डाटा क्या था बेसिकली, इसकी मल्टीपल हमने एग्जाम्पलें भी देखी थी। दोबारा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ। डाटा बेसिकली क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी के बारे में, एंटिटी क्या होता है? हम सबसे पहले यहाँ पे आज तक लफ्ज़ नया, एक फॉर एग्जांपल कह लें कि एंटिटी लफ्ज़ नया है यहाँ पे। तो अब एंटिटी बेसिकली क्या होता है? आप सिंपल लफ्ज़ों में ये कह लें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह लें ऑब्जेक्ट, एक मोबाइल हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में आप कह लें कार एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आप कह लें बाइक एक ऑब्जेक्ट है, या इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसे आप एंटिटी कह सकते हैं। अब वो क्या कहता है? रॉ फैक्ट एंड फिगर अबाउट एन एंटिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपके पास रॉ फैक्ट एंड फिगर हो जिसके ऊपर कोई काम ना किया हो। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट, मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपलें दी थी, उसके अंदर स्टूडेंट की भी एग्जांपल थी कि आप कहते हैं कि जी एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट का मैंने नाम ले पूछ लिया, उसका फादर नेम पूछ लिया, उसका रोल नंबर पूछ लिया, ये सारे रॉ फैक्ट एंड फिगर हैं। ठीक है, कि हमने सारी उसकी डिटेल ले ली है। अब ये तो हो गया हमारे पास डाटा, इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं है। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? डाटा के ऊपर जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट का वो जो मैंने सारा डाटा ले लिया कि स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका फादर का नेम क्या है, उसके मार्क्स कितने हैं, उसकी एज कितनी है। अब उस डाटा के ऊपर मैंने प्रोसेसिंग की कि इस एज के कितने बच्चे हैं हमारे पास, या आप कह लें ए ग्रेड वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, बी ग्रेड वाले कितने स्टूडेंट हैं, सी ग्रेड वाले कितने स्टूडेंट हैं। अब वो जो डाटा हमने गैदर किया था उसके ऊपर प्रोसेसिंग की हमने, तो वो उस प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। वो क्या होती है हमारे पास? इंफॉर्मेशन। आप उसे इंफॉर्मेशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोसेस्ड हो डाटा आपके पास, या मीनिंगफुल डाटा हो जाए आपके पास, या यूजेबल, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये आ गए हैं स्टूडेंट के ए ग्रेड बी ग्रेड, अब मैं इन्हें बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ कि अब हमने किस तरह स्ट्रेटजी किस तरह बनानी है कि अब कैसे हम इन्हें बेहतर करें, इम्प्रूव करें, जो ग्रेड सी में जा रहे हैं या डी में जा रहे हैं। मीन्स कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए यूजेबल है, हमारी डिसीजन के लिए यूजेबल है, या किसी तरीके के लिए भी, तरीके के लिए वो हमारे लिए यूजेबल हो। अब ये तो एक हमने बेसिक चीज़ें देख ली थी कि जी डाटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। उसके बाद आगे क्या है? डेटाबेस। जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है डेटाबेस सिस्टम। उससे पहले हम डेटाबेस देखते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेटेड डाटा। सिमिलर रिलेटेड डाटा जोन सा होता है उसकी कलेक्शन को हम कहते हैं डेटाबेस। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि जिस तरह हर डिपार्टमेंट है उसकी अपनी डेटाबेस होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें जिन चीज़ों का डाटा चाहिए, जिस जो सिमिलर उनके पास चीज़ें हैं, उनकी कलेक्शन को वो डेटाबेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह लें एक एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल आप कह लें एक यूनिवर्सिटी है, एक क्राइम डिपार्टमेंट है। अब क्राइम डिपार्टमेंट की अपनी एक डेटाबेस होगी, यूनिवर्सिटी की अपनी एक डेटाबेस है, पीटीसीएल का एक दफ्तर है उसकी अपनी डेटाबेस है, मोबाइल कंपनी है उसकी अपनी डेटाबेस है। क्यों? क्योंकि उनके बैंक है एक, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं एक बैंक है, बैंक की अपनी एक डेटाबेस है। क्यों? क्योंकि उनके पास रिलेटेड डाटा, उनके काम से रिलेटेड डाटा होना चाहिए, उन जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो डाटा उनके पास है वो उनकी डेटाबेस है। तो डेटाबेस बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग डेटाबेस होती है। तो वो यही बता रहा है यहाँ पे, कहता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेटेड डाटा, इसका डेटाबेस। सिमिलर डाटा हो, रिलेटेड डाटा हो, कि जो हमें चाहिए उससे रिलेटेड डाटा है, तो उसे हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेटेड डाटा आपकी डेटाबेस है। अब आगे है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड डिलीट डेटाबेस। वो जो डेटाबेस है हमारी, डेटाबेस क्या थी? सिमिलर रिलेटेड डाटा, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए
जो हम सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कि ये हमारी DBMS है। यहाँ पे देखें वो क्या बता रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि मैनेज करने का कोई सिस्टम है। किसको मैनेज करने का सिस्टम है? डेटाबेस को। ऐसा सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसे मैनिपुलेट करने के लिए, उसे डिलीट करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एक बात याद रखें बच्चे, डेटाबेस जो सी होती है वो आपके पास दो तरीके की होती है। एक तो होती है वो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होती है आपके पास, और एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, ठीक है। दो तरह की डेटाबेस हैं आपके पास, मैं डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। डेटाबेस दो तरह की हैं, एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। आप यूनिवर्सिटी, अगर हम एग्जांपल लें यूनिवर्सिटी का डाटा देखें तो क्या वो स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होता? कि फॉर एग्जांपल एक फॉर्म, एडमिशन फॉर्म फिल करवाया गया, वो आपको स्ट्रक्चर देते हैं, नेम लिखें, अपना नेम लिखें, अपने फादर का नेम लिखें, आपके ग्रेड कितने हैं मैट्रिक में या एफएससी में कितने हैं वो लिखें, उसके बाद एड्रेस लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें। एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, एक ढांचा दे दिया जाता है। उस ढांचे को आप लोग फिल करते हुए डेटाबेस के अंदर डाटा भेजते हैं। अब जो ऐसी डेटाबेस हो जिसके अंदर सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हों, कि ये पहले चीज़ आएगी, फिर ये पहले नाम आएगा, फिर फादर नेम आएगा, फिर उसका रोल नंबर आएगा, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, फिर उसका एड्रेस होगा, यानी कि एक स्ट्रक्चर दिया गया है। इस फॉर्म में जो सी डाटाबेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। और एक होती है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। इसकी एग्जांपल में आप कह लें वेब पेजेस। वेब पेजेस जो हैं, फॉर एग्जांपल एक वेब का पेज बना हुआ है, वेबसाइट आप कह लें, चलें वेबसाइट के अंदर जो आपने एक पेज बनाया है, वेबसाइट के अंदर पहला पेज होम पेज जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल कह लें होम पेज। अब किसी वेबसाइट के अंदर होम पेज पे शुरू में वीडियो आ गई, स्टार्ट में ऊपर टॉप पे वीडियो आ गई है, दरमियान में कंटेंट आ गया है, लास्ट पे पिक्चर आ गई है। लेकिन एक और वेबसाइट है, अब वहाँ पे क्या है, स्टार्ट में शुरू में ही वहाँ पे पिक्चर आ गई है, दरमियान में वीडियो आ गई, लास्ट में कंटेंट। मीन्स के कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है डाटा को सेव करने के लिए। तो जिस भी फॉर्म में हमारे पास डाटा आ जाए हम उसे डाटाबेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब वो स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास कि जी पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, नहीं। जो भी जिस फॉर्म में आ जाए हम उसे सेव कर लेते हैं, वो होती है आपकी अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। ओके हो गया बच्चे। अब DBMS हमने क्या बात की थी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, कि जी एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ऐसी चीज़ें करना, और वो डेटाबेस को डिलीट कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? DBMS। DBMS के लिए आपके पास SQL सर्वर हम यूज़ कर लेते हैं, यानी कि एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है उसे SQL सर्वर भी है हमारे पास, ओरेकल भी है, MySQL भी है, DB2 भी है, मल्टीपल जो है हमारे पास आप कह लें कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज़ करके अपनी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको नाम बताया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। SQL हो गया, SQL सर्वर जिसे हम कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है, हम उसे यूज़ कर लेते हैं, ओरेकल को यूज़ कर लेते हैं, MySQL को यूज़ कर लेते हैं। मीन्स हम मल्टीपल को यूज़ करते हुए अपनी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब आप एक बार याद रखें, यहाँ पे आप लोगों की असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट नंबर 1, वो आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले सबमिट करवानी है। वो असाइनमेंट क्या है? 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं असाइनमेंट वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? मिनिमम 5 से 6 जो है वो डिफरेंस आप लोगों ने बताने हैं। डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है? 5 मिनिमम होने चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने पेजेस पे ये असाइनमेंट बनानी है और आप लोगों ने उसकी पिक जो है वो मुझे सेंड कर देनी है। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे जो है वो है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है बच्चे? इन वर्डों को आप 2 हिस्सों में तकसीम करें। पहला देखें वर्ड क्या है? डाटा। रिलेशनल
ठीक है। रिलेशनल क्या है वो भी हम देखते हैं। डेटाबेस देखें, डेटाबेस जो अभी हमने चीज़ें देखी हैं पीछे जो हमने अभी स्लाइड में देखा है, डेटाबेस ये वही डेटाबेस है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेटेड डाटा, उसी की बात कर रहे हैं, उसी डेटाबेस की। अब लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस वही, कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेटेड डाटा, रिलेशनल होनी चाहिए वो कहता है रिलेशनल आपके पास कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेटेड डाटा होना चाहिए। आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेटेड डाटा। ठीक है, तो आप डेटाबेस की जगह वो डेफिनेशन लगा के देख रहे हैं, रिलेशनल कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेटेड डाटा आपको चाहिए। रिलेशनल डाटाबेस बेसिकली ये होती है। अब यहाँ पे देखें हम इसे की थोड़ी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। अ रिलेशनल डेटाबेस इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस। बच्चे वही बात जो मैंने आपको बात बताई थी कि रिलेशनल डेटाबेस जो है वो बेसिकली एक काइंड है, एक टाइप है किसकी, डेटाबेस की। ठीक है, डेटाबेस की हमारी एक टाइप है रिलेशनल डेटाबेस। इट यूजेस अ स्ट्रक्चर। मैंने आपको क्या बताया, डेटाबेस दो तरह के, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। वो यहाँ पे क्या बात बता रहा है, इट यूजेस अ स्ट्रक्चर दैट अलाउज अस टू आइडेंटिफाई एंड असेस डाटा इन रिलेशन टू एन अदर पीस ऑफ डाटा इन द डाटाबेस। अब वो क्या कहता है, कहता है जी रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है जो आप लोगों को अलाउ करती है कि आप लोग क्या कर सकें, डाटा को असेस कर सकें, उसे आइडेंटिफाई कर सकें एक डाटा से दूसरे डाटा के साथ। ठीक है, रिलेशनल क्या बताता है, रिलेशन टू एन अदर पीस ऑफ डाटा इन द डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर मल्टीपल रिलेशन को यूज़ करते हुए आप लोग डाटा को असेस कर सकें और उसे आइडेंटिफाई कर सकें, इसे हम रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं। ऑफ्टन डाटा इन अ रिलेशनल डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि टेबल बेसिकली क्या होते हैं, टेबल कम्बिनेशन होता है कॉलम का और रो का। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल कह लें कि एक स्टूडेंट है एक टीचर है, स्टूडेंट का अलहदा टेबल बन जाएगा, टीचर्स का अलहदा टेबल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स वगैरह हैं, सब्जेक्ट वगैरह हैं, उनका हमने एक अलहदा टेबल बना दिया। इसके आगे हम एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे देखें एक टेबल बेसिकली बना हुआ है, उसे आप टेबल को रिलेशन भी कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन है। टेबल को आप लोग रिलेशन भी कह सकते हैं। और वो जो सी रो होती है आप लोग उसे टपल भी कह सकते हैं कि ये एक टपल है। ठीक है, आप रो को टपल भी कह सकते हैं। आगे कई जगह पे वो कहेगा कि जिसका टपल बताएं। ठीक है, टपल की इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आपने पूरी रो की इंफॉर्मेशन दे देनी है उसे। उसके बाद कॉलम जो से होते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं कि ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, इस टेबल के ये एट्रीब्यूट्स हैं, इस रिलेशन के ये एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पे आगे एग्जांपल देखिए, दो बेसिकली यहाँ पे टेबल बनाए गए हैं, दो रिलेशन बनाए गए हैं। अब ये रिलेशनल डेटाबेस की यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जांपल के साथ। अब बच्चे यहाँ पे देखें, दो हमने जो हैं टेबल बनाए हैं, दो रिलेशन बनाए हैं। अब मैं पहले टेबल की बात करूँगा, इस टेबल की। अब मैं आपसे पूछूँ कि जी इस रिलेशन में या इस टेबल में कितने आपके पास टपल हैं या कितनी रो हैं, तो आप क्या कहेंगे, तीन है हमारे पास। पहली ये जिसके अंदर नाम लिखा गया फराज, दूसरी अली, तीसरी अहमद। तो ये तीन रोज जो हैं इन्हें हम कहेंगे तीन टपल्स हैं हमारे पास। मैं आपको कहूँ आपके पहले टेबल में, स्टूडेंट वाले टेबल में, ये स्टूडेंट का टेबल है, नीचे वाला मार्क्स का टेबल है। स्टूडेंट के टेबल में कितने टपल्स हैं, तीन टपल्स हैं, तीन रोज हैं। अगर मैं कहूँ इस स्टूडेंट वाले रिलेशन में आपके पास कितने एट्रीब्यूट हैं, मींस कितने कॉलम है, तो आप क्या कहेंगे, तीन। पहला कॉलम रोल नंबर, दूसरा नेम, तीसरा कॉलम सिटी का। ओके हो गया बच्चे। अब दूसरे पे हम टेबल की बात करते हैं मार्क्स की। अब मैं आपसे पूछूं जी मार्क्स के अंदर कितने टपल्स हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक, दो बेसिकली आपके पास टपल हैं यहाँ पे। एक ये रोल नंबर 1, यहाँ पे दूसरा क्या है, रोल नंबर 2। ये दो टप्पल हैं आपके पास इस रिलेशन में। और मैं आप लोगों से पूछूं कि इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट हैं इस मार्क्स वाले रिलेशन के अंदर, तो हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, दो ही आप लोगों के इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, दो ही कॉलम हैं।
अब बच्चे यहाँ पे देखें, बात समझाने की ये है जो उसने पीछे बात की कि मल्टीपल फॉर एग्जांपल टेबल हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हुए, उन दोनों को असेस करते हुए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डाटा असेस कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले में हमारे पास रोल नंबर था, उसका नाम था, उसकी सिटी थी, ठीक है, ये हमारे पास 3 थी, उसकी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, एक रोल नंबर 1 की ये इन्फॉर्मेशन है। अब आप दूसरा टेबल देखें, उसके अंदर क्या है, रोल नंबर 1 के मार्क्स दिए गए हैं। अब रोल नंबर दूसरे टेबल में देखें, सिंपल क्या बताया, रोल नंबर 1 के 916 नंबर हैं, लेकिन रोल नंबर 1 कौन है ये हमें यहाँ पे नहीं पता लग रहा, ठीक। अब पहले वाले में देखें, स्टूडेंट वाले में हमें रोल नंबर 1 का पता है कि फराज है, उकाड़ा से बिलोंग करता है, लेकिन उसके मार्क्स इतने नहीं हमें पता लग रहा। तो कहता है जी अब इन दोनों को यूज़ करते हुए इन दोनों का रिलेशन बना दें, हम एक दूसरे के साथ लिंक करके हम इंफॉर्मेशन असेस कर सकते हैं कि फराज जो उकाड़ा से बिलोंग करता है उसके इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है बच्चे, हम लोग इस तरह रिलेशन बनाते हैं एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ। ये हम फर्दर आगे जाके डिस्कस करें कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी हमने डिटेल में आगे पढ़नी है। लेकिन अभी तक यहाँ पे समझने के लिए, रिलेशनल डेटाबेस को समझने के लिए कि जब टेबल्स का जब आपस में रिलेशन होगा, एक दूसरे के साथ वो लिंक करते होंगे, कम्युनिकेट करते होंगे, तो हम उस डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस कह देते हैं। उसके बाद आगे देखें बच्चे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप लोग ये लास्ट 3 लफ्ज़ पढ़ें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपके जहन में पीछे पहली वाली स्लाइड आ गई है जिसके अंदर हमने कहा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है डेटाबेस को क्रिएट करना, मैनिपुलेट करना और डिलीट करना, उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंस है। अब वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात यहाँ पे कर रहा है, कहता है जी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो रिलेशन को मैनेज कर सकती हो, तो उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम कहते हैं कि ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब यहाँ पे हम इसे वन बाय वन करके इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। वो क्या कहता है, अ DBMS बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। आपका DBMS जो है वो बेस कर रहा हो रिलेशन मॉडल के अंदर। मल्टीपल हमारे पास रिलेशन मॉडल्स हैं, ठीक है, जो हमने आगे फर्दर वन बाय वन करके डिस्कस करने हैं। वो कहता है ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो बेस कर रहा है, किसके ऊपर बेस कर रहा है, रिलेशनल मॉडल के ऊपर, उसे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, और उसे RDBMS भी कह सकते हैं आप लोग। RDBMS यूजेस रिलेशनल स्ट्रक्चर टू स्टोर डाटा। वो कहता है RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल स्ट्रक्चर को यूज करते हुए डाटा को स्टोर करता है। रिलेशनल स्ट्रक्चर क्या है, एक टेबल दूसरे के साथ रिलेशन रखता है, कुछ ना कुछ उनके रिलेशन है आपस में, उनको रिलेशनल स्ट्रक्चर को स्टोर करता है टू स्टोर डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए रिलेशनल स्ट्रक्चर को वो यूज़ करता है RDBMS। अब वो क्या कहते हैं, अ रिलेशन क्या होता है, बेसिकली इज आल्सो कॉल्ड अ टेबल। टेबल को आप रिलेशन कह सकते हैं। अ रिलेशन कंटेन टपल्स, रोज़ होती हैं, एंड एट्रीब्यूट। एक रिलेशन के अंदर आप लोग कह सकते हैं कि रोज़ होंगी और उसके कॉलम्स होंगे, टपल्स कह लें और एट्रीब्यूट्स कह लें। अब वो आगे एक और डेफिनेशन ही है, अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम। ये बेसिकली क्या है, एक प्रोग्राम है दैट अलाउज यू टू क्रिएट, अपडेट एंड एडमिनिस्टर अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए जो एक प्रोग्राम यूज़ किया जाता है, जो आपको अलाउ करता है कि आप ये काम करें, वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मोस्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस द SQL लैंग्वेज टू असेस द डेटाबेस। वो कहता है मोस्टली जो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो SQL लैंग्वेज यूज़ करते हैं डेटाबेस को असेस करने के लिए। आपकी डेटाबेस को असेस करने के लिए SQL लैंग्वेज जो है ज़्यादातर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का, अभी मैं आगे फर्दर आप लोगों को बता देता हूँ। चलें अब यहाँ पे देखें, टू
टायर आर्किटेक्चर, डेटाबेस के अंदर आपके पास आर्किटेक्चर है, एक 2 टायर आर्किटेक्चर है। अब इसको ज़रा आपने बेहतर तरीके से समझ लेना है कि ये 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। बच्चे यहाँ पे देखें 2 टायर का मतलब आप कह रहे हैं 2 लेयर रखने वाला आर्किटेक्चर, जिसके अंदर 2 लेयर हों वो 2 टायर आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखें एक लेयर ये है जिसे हम डाटा सोर्स कह रहे हैं, और एक लेयर ये है जिसे हम क्लाइंट एप्लीकेशन कह रहे हैं। ठीक है, 2 लेयर हो गई। 2 लेयर कौन सी? 2 टायर आप कह रहे हैं या 2 लेयर कह लें, एक डाटा सोर्स और एक आपकी क्लाइंट। अब एक ये बेसिकली डाटा सोर्स क्या है? ये आपकी डाटाबेस है, यानी कि आपका सारा रिकॉर्ड इस डाटाबेस के अंदर स्टोर किया गया। ठीक है, ये आप लोगों की क्लाइंट एप्लीकेशन है, यूज़र यानी कि जिसके ज़रिए, फॉर एग्जांपल आप कह लें आप लोग किसी भी मार्ट पे जाते हैं, वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप लोग बताते हैं हमने ये चीज़ें परचेज़ कर ली हैं, वो आपकी अपनी डाटाबेस से आप लोगों को उसकी प्राइस दे के बताता है कि ये जितनी प्राइस बनी है आप लोगों की, आप बिल पे करते हैं और वो जो है डाटाबेस को अपडेट कर देते हैं। देखें वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है डाटाबेस के साथ। तो बेसिकली ये वही है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है कि डाटाबेस के साथ आप डायरेक्ट लिंक करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट, बीच में कोई बैरियर नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। 2 टायर 2 लेयर होती हैं, जिसके अंदर एक लेयर डाटाबेस आप कह लें, डाटा सोर्स कह लें, और दूसरी क्लाइंट एप्लीकेशन। पहला पॉइंट देखें, इट इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये बेसिकली क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। और दूसरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन, आप डाटाबेस के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, आप डाटाबेस को डायरेक्ट असेस करते हैं। रन फास्टर, टाइट कपल्ड, ठीक है, ये इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि आप लोग डायरेक्ट ही डाटाबेस को असेस कर रहे होते हैं। उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लें। एडवांटेज पहला क्या है? इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफिकेशन इज़ बिट इजी। इसको मेंटेन करना और इसे मॉडिफाई करना बहुत इजी है, क्योंकि 2 ही लेयर हैं, आप उसमें आप लोग वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही हैं, आप उसे इजीली जो है वो चेंज कर सकते हैं। बच्चे क्लाइंट एप्लीकेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे आप लोगों को इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, एडमिशन फॉर्म, वहाँ पे आपको एक क्या कहते हैं इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, जहाँ पे लिखा जाता है नेम, आप लोग नेम लिख देते हैं, आप लोग वहाँ पे आगे लिखते हैं, आगे फादर नेम लिखा होता है, आप उस फील्ड के अंदर फादर नेम लिख देते हैं, आगे लिखा होता है कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर ले, आप एड्रेस लिख दें, नीचे सबमिट का बटन है, सिंपल आप सबमिट का बटन दबाते हैं, वो डाटाबेस में चला जाता है। तो ये बेसिकली क्लाइंट एप्लीकेशन मीन्स कि आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप उस इंटरफेस को यूज़ करते हैं और वो डाटाबेस में भेजते हैं, सारी प्रोसेसिंग आपकी डाटाबेस करती है। ठीक है, और जो भी रिज़ल्ट होता है वो आपको उसी इंटरफेस में सबमिट करवा के आप लोगों को शो करवा देता है आपके इंटरफेस के अंदर ही। अब यहाँ पे देखें आगे जो है, जो हम बात कर रहे थे, पहला क्या था? इजी टू मेंटेन, इसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान है और मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि 2 ही लेयर हैं और डायरेक्ट आप उसमें कम्युनिकेट करती हैं। दूसरा एडवांटेज, कम्युनिकेशन इज़ फास्टर, इसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेट है तो इसका में ये फ़ायदा होता है। डिसएडवांटेज क्या है? परफॉर्मेंस विल बी डिग्रेड अपॉन इंक्रीजिंग द यूज़र। ये चीज़ लाजमी समझ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अब वो क्या कहता है? कहता है जी जैसे जैसे आपके क्लाइंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों का ये जो सिस्टम है वो डिग्रेड होता जाएगा, परफॉर्मेंस उसकी डिग्रेड होती जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस स्लो होती जाएगी। कैसे? बैंकों में भी देखें यही बेसिकली वो डायरेक्ट डाटाबेस के साथ है, जैसे एकदम जो है मल्टीपल यूज़र उसे असेस करते हैं जी सर्वर डाउन हो गया जी, आपकी डाटाबेस जो है वो बिल्कुल ही डाउन हो गई, वो अब वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा जब तक वो सर्वर जो है ठीक नहीं हो जाता। अब यहाँ पे देखें कैसे कि क्या बात की जा रही है। अब यहाँ पे मैंने ये 3 आपके पास क्लाइंट बने हुए थे, यहाँ पे 10 क्लाइंट आ गए, मीन 10 इंटरफेस आ गए, 10 स्टूडेंट आ गए जो अपना फॉर्म फिल करेंगे इस डाटाबेस में भेजने के लिए, जिसे हमने पहले एग्जांपल की बात की थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 आपके पास वो आ गए हैं, 3 क्लाइंट थे आपके पास, यहाँ पे 10 क्लाइंट हो गए, 10 आपके पास स्टूडेंट हो गए। अब 10 स्टूडेंट एट अ टाइम उस इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं, अपनी डिटेल दे रहे हैं। अब सिंपल देखें, इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, उस
फील्ड के अंदर जो इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर फील्ड्स बनी हुई हैं, उसके अंदर सिंपल वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, नाम लिख दिया, अपना फादर नेम लिख दिया, CNIC नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, सेल नंबर दे दिया, ऐसा सच इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन आगे गई डेटाबेस में। अब वहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद दूसरा क्या हो रहा है, वो डेटाबेस से वो डाटा को असेस कर रहा है जो उसने मांगा है। ठीक है, या वो जमा करवा रहा है, इंसर्ट करवा रहा है, या जो भी काम उस डेटाबेस में कर रहा है, वो पहले तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, मींस जिस लैंग्वेज में लिखा गया था उस लैंग्वेज का जो कोड था वो सारा प्रोसेस हुआ, उसने बताया कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना, तो उसके बाद वो डेटाबेस के अंदर जाके वो स्टोर हुआ, मैनिपुलेट हुआ। अब देखें बेसिकली यहाँ पे एक वही काम जो मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों के पास